बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। आइए आपको उत्तर प्रदेश की कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताता हूं, इस वक्त क्या चल रहा है। अखिलेश यादव आगरा में हैं और खबर वहां यह है कि जो राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले उनके सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके बगल में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे ये मुलाकात उनकी हुई है। और इसमें यहाँ उन्होंने कुछ आरोप लगाए, राजनीतिक आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ के ऊपर। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ के साथ राजपूत समाज खड़ा हुआ है, ठाकुर समुदाय खड़ा हुआ है, ये दिखाने का ये सारा प्रयास था जो कुछ आगरा में हुआ। रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर करणी सेना के लोगों ने पहले हमला किया था और उसके बाद बड़ी तादाद में करणी सेना के लोग वहां पर एक और कार्यक्रम करके उसमें शामिल हुए थे और उसमें तलवारें लोगों के हाथ में थी, सबने लाल पगड़ी बांधी हुई थी। अब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी की निगरानी में कुछ उनके स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इनको लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया और इनकी फंडिंग की गई। और ये दरअसल केंद्र को एक मैसेज देने की कोशिश थी कि राजपूत समाज योगी जी के साथ पूरी शिद्दत के साथ खड़ा हुआ है ताकि योगी जी की कुर्सी पर कोई खतरा ना आए। तो वो इसमें बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बता रहे हैं कि वो उस पर काम योगी जी कर रहे थे, दिखाना अपनी पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व को चाहते थे कि मेरे बारे में सोचना भी मत कुछ, मेरे साथ पूरा ठाकुर समाज जो है वो खड़ा हुआ है। तो इनकी बात मैं आपको सुनाता हूं। अच्छा, योगी जी ने भी हाल फिलहाल में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव तो वो हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं, ये जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं, तो ये जिस पीडीए की बात करते हैं कम से कम उनका नाम लेना छोड़ दें। सुनिए। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ हैं और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। यूपी में पीडीए और आगरा में मुख्यतः जाटा मुस्लिम निषाद और कुशवाहा समाज में एक डर पैदा किया जाए और खासकर पीडीए समाज में एक डर पैदा किया जाए जिससे ये अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दें। इन सब के पीछे सरकार का सपोर्ट और फंडिंग थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करते हैं और देश तोड़क जिन्ना, जिस जिन्ना के कारण पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहे हैं, उस जिन्ना का महिमा मंडन समाजवादी पार्टी कर रही है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। सबका साथ और सबके विकास के अभियान को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का अभियान आगे बढ़ेगा तो मेरा विकास हो, मेरे परिवार का विकास हो, यह अभियान बेनकाब हो जाएगा। और उस अभियान से बचाव के लिए ये लोग तमाम प्रकार की कुत्सित चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रह करके वर्तमान स्थिति में समाज को जाति आधार पर बंटने नहीं देना है। समाज को एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान के साथ जोड़ना है। देखिए, जब ये सारा विवाद शुरू हुआ था तो अखिलेश यादव तो इसके बिल्कुल केंद्र में थे। उनके सांसद पर हमला हुआ, उनके सांसद ने राणा सांगा को गद्दार और उनकी बात करने वालों को राणा गद्दार की औलाद कहा था। उसके बाद इन्होंने इसको जातीय रंग देने की कोशिश की कि मेरा सांसद दलित है, इसीलिए ये इन लोगों की हिम्मत हो पाई कि उसके घर पर इन्होंने हमला किया। अगर ये किसी और ऊंचे जाति के होते तो ये हरकत नहीं करते। फिर उसको क्योंकि करणी सेना ने किया था, राजपूत समाज की एक संगठन ने ये काम किया था, तो उसमें उन्होंने साथ में योगी जी को लपेटा है कि ये तो योगी जी के स्वजातीय हैं और योगी जी इन पर शांत इसीलिए हैं, इन पर कार्रवाई इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये उन्हीं की जाति से आते हैं। वो आरोप लगाते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरशाही चलाते हैं योगी आदित्यनाथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि
ठाकुरों की सेना आई थी वहां पर, इसलिए योगी जी ने कुछ नहीं किया। और वो केंद्र को भी ये मैसेज, अब वो कोई खबर निकाल के लाए हैं कि लखनऊ के होटल में राजस्थान के राजपूत विधायक मिले और कहा कि बता दो दिल्ली को कि सारे राजपूत इनके साथ हैं। नहीं, देखिए, जो नेता स्वयं जाति की बात करते हो, स्वयं को अपने को एक महान यादव बताते हो हमारे देश में, वो दूसरे पर जरूर उठाते हैं प्रश्न कि वो जातिवादी है। अखिलेश यादव जी की पूरी पॉलिटिक्स, यादव और मुसलमान की पूरे खानदान की पॉलिटिक्स रही है। मुझे बहुत तकलीफ है कि अभी तक एक शब्द, बाकी तो बाद में आएंगे, एक शब्द भी उन्होंने अपने सांसद के खिलाफ, जो कि वहाँ के उनके अपनी पार्टी में इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, एक शब्द नहीं बोला। अखिलेश यादव पहले ये तो बता दें कि क्या वो राणा सांगा के बारे में रामजी लाल सुमन ने जो कुछ भी कहा है, जितने अपमानजनक शब्द से दिया है, और पूरे राजपूत, क्या है राणा सांगा को केवल राजपूत तो नहीं है, भारत की रक्षा के लिए युद्ध करने वाला आदमी, वो तो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि है, हमारे भारत का महान सपूत था वो। उसके बारे में अगर कोई बोल रहा है तो उसके खिलाफ गुस्सा पैदा होगा कि नहीं होगा। मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूं, जो लोग वहां जाके तलवार भाज रहे थे उनके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन गुस्सा पैदा होता है तो सबको और आलोचना होती है। आज भी अखिलेश जी का जो भाषा है, बल्कि जो भाषा है, वो आग लगाने वाली भाषा है। अगर योगी जी के साथ देश के राजपूत हो जाते हैं तो ये समस्या है क्या? ये तो हमारे देश में आपके साथ सारे यादव हैं तो समस्या नहीं है, मुसलमान हो जाता है तो समस्या नहीं है, अगर राजपूत हैं भी तो इसमें क्या समस्या है भाई? कोई राजपूत है मान लीजिए, जो हालांकि सन्यासी अपने नहीं सर, हाँ यही बात है, योगी जी की तो जाति नहीं हो सकती ना। नहीं, अरे वो दूसरी बात है। सुनिए, मैं जातिवाद नहीं मानता हूं, लेकिन हमारी जाति के लोग हमसे मिलने आ जाते हैं और हमको उसमें क्या समस्या है, मुझे बताइए ना। क्या जोगी जी कहे कि राजपूत हमसे मिलने नहीं आए? क्या जोगी जी कहे कि नहीं राजपूत हमारे साथ आएंगे तो हमारी बदनामी होगी? ये तो संभव नहीं होता है। नहीं, मैं उस पर पूछ रहा हूं जो उन्होंने कहा कि वो दिखा रहे थे दिल्ली की भाजपा को कि ये राजपूत मेरे बारे में मत सोचना, मुझे हटाने के बारे में। नहीं, देखिए, ये तो ऐसा है कि ये एक देश भर में एक गलतफहमी पैदा हुई है। कल मैंने एक आर्टिकल्स भी इस पर लिखा है और नवार टाइम्स में छपा भी है। पार्लियामेंट में भी कहे कि जोगी जी पर बोल दीजिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके साथ प्रतिस्पर्धा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार वो भी रिपीट हो रहे। रुक के कहा अखिलेश जी को, लेकिन रुक के कहा, ये भी नहीं कि रुक के नहीं कहा हो, वो थम गए, उसको टाल भी सकते थे। उन्होंने बिल्कुल अपने को रोका और कहा कि वो भी तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। अखिलेश जी चुपचाप बैठ गए। तो ये तो एक भाव फैलाया जाता है। देखिए, इसमें मूल बात यह है कि अखिलेश यादव जी की जो रणनीति लग रही है कि इस भावना के आधार पर देश में, राज्य में जातीय विभाजन करो, ये बताओ कि केवल इनके साथ राजपूत हैं और राजपूत केवल हैं और बाकी जातियों को गोलबंदी करो। रामजी लाल सुमन ने जो कहा है उसको दलितों की आवाज बताओ, दलित पर अटैक हो रहा है और वो पॉलिटिक्स करो, ये घृणात्मक पॉलिटिक्स है। चलिए सर, आगे बढ़ रहा हूं। मैं एक खबर आपको दे रहा हूं महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में राज ठाकरे का बयान, और ठाकरे भाई वो जो है एक बार फिर से बात होने लगी। राज ठाकरे ने दरअसल ये कहा है कि मेरा उद्धव ठाकरे से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं मराठी मानुष के हित में उनके साथ एक होना चाहूंगा, हमें एक होना होगा, ये बोल रहे हैं राज ठाकरे। अब बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई बातें सुनी है राज ठाकरे के मुंह से, हमने जवाब आया उसमें सामने उद्धव ठाकरे का भी। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा था ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं था तो आप अलग क्यों हो गए? और उन्होंने ये भी कहा कि मैं छोटे मोटे झगड़ों को दरकिनार कर सकता हूं। तो ये तो यहां अलग कहानी लिखी जा रही है, भाई से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे पारिवारिक रूप से आप देखें, संजीव जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन जब उनके एक सर्जरी हुई थी, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था उद्धव ठाकरे का, तो वो अस्पताल भी गए थे देखने के लिए, उस वक्त खुद गाड़ी चला करके राज ठाकरे। दोनों में एक समानता है, दोनों भाइयों में गाड़ी खुद चलाते हैं अपनी, एक अलग चीज दिखाई देती है, इसकी मैंने बात की। सुनिए बयान। या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत. त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये. परंतु विषय फक्त इच्छेचा आहे. हा एकट्या माझ्या इच्छेचा नाहीये विषय आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये. मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं. अभी इनका जो पॉलिटिकल मुद्दा है इनके पास वो क्या है, वो है हिंदी का मुद्दा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं है। वहां दरअसल प्राइमरी कक्षाओं में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया गया है, 1 से 5वीं तक, पहले से 5वीं तक, उस पर ये उबले हुए हैं आजकल। लेकिन अब ये कह रहे हैं उद्धव और मैं एक हो सकते हैं, और उद्धव जी भी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम।
देखिए, मुझे लगता है कि अब ये दोनों की सियासी मजबूरी है साथ में आना। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे सब कुछ उनका ले गए, आपका सिंबल ले गए, पार्टी ले गए, सत्ता से आप बाहर हो गए। अब उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ बचा नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर बन चुके हैं। राज ठाकरे ने भी कोशिश की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर किसी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो जाए। तो बेटे को लड़ाया भी, उनका बेटा लड़ा ना भी। माइन से चुनाव लड़ा था अमित ठाकरे, वो चुनाव 1300 वोटों से हार गए और उद्धव ठाकरे के कारण ही हारे। उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट वहां से सांसद विधायक बना, उनको बेटे को हार का सामना करना पड़ा। अब प्रश्न यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या करेंगे। राज ठाकरे 2006 में मनसे बनाई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अलग होकर, और उन्हें लग रहा था कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में स्टेब्लिश हो जाएंगे। उस समय बेहतर प्रदर्शन किया, 2009 का चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन अब एक विधायक उनके पास है, 2% का वोट बैंक है, तो आज एक भी विधायक उनके पास नहीं है। तो इसी स्थिति में राज ठाकरे के पास महाराष्ट्र में फिर से वो जो राजनीति जो करते थे मराठी अस्मिता की, कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी ही बोली जाएगी, बोर्ड मराठी में लगाए जाएंगे, आपको अगर फल सब्जी बेचना है तो आप किसी भी प्रांत के हो, आपको मराठी सीखना पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपको ट्यूटर उपलब्ध कराएगी, जो आपको रोज 2 घंटा मराठी सिखाएगी, तब आप सब्जी फल बेचना। अगर नहीं बोल पाओगे तो आप पीटे जाओगे। जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर फिर से राजनीति शुरू करी है, मुझे लग रहा है कि दोबारा ये माहौल बना रहे हैं, बना दिया, शुरू कर दिया उन्होंने, और पीटना शुरू कर दिया और कह दिया है कि भाई मराठी बोलिए। उत्तर भारत के लोग अगर नहीं बोल पाते, टैक्सी वाले हो, सब्जी वाले, तो हम आपको मराठी टीचर देंगे। वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। तो उनकी राजनीति वही है राज ठाकरे की। और बंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए मराठी अस्मिता की बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट बोला कि हम हिंदू है लेकिन हिंदी नहीं है, हम मराठी है। सर, पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि 1+1 2 हो जाए, नहीं होगा, लेकिन 11 भी हो जाता है और 1 भी रह जाता है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में दोनों का जो उद्देश्य है, बीएमसी का जो चुनाव आएगा, पुणे महानगर पालिका का जो चुनाव आएगा, उसमें ये चाहते हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल फोर्स बनती है इन दोनों के भाइयों के साथ आने से। देखिए, अभी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनती, लेकिन अभी बीएमसी का चुनाव है। और आप क्या करते हैं, जब आप राजनीति में कहीं नहीं है तो फिर वही कोर से शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या इश्यू हो सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए अभी परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ वहां पर हैं गठबंधन में। तो कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और वो तो सारे भैया और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस पार्टी वहां पर। तो क्या इस पर वो काम करेंगे? और सही बात हो रही है, राज ठाकरे तो इस पर शुरू कर दिया काम, और ये फिर पुरानी कहानी मुंबई की शुरू हो जाएगी, जहां पर वो पीटा गया था उत्तर भारतीय लोगों को। तो उस तरह की राजनीति, लेकिन क्या बड़ी फोर्स बनेगी, नहीं बनेगी। अभी वो बीएमसी के चुनावों में खासतौर से सोच रहे हैं कि एक बार खड़ा होने का ये मौका मिलेगा कि किस तरह से किया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी सरकार के लिए भी मुश्किल में, आपने तीसरी भाषा कर दी है। और हिंदी वाला मामला भी उनके गले पड़ा हुआ है, हिंदी वाला हो गया। और कहीं स्टालिन साहब ना सुन ले इस बात को। आप तो कह रहे थे कि जरूरी नहीं है, अब यहाँ तो कंपलसरी कर दिया, तो महाराष्ट्र में कंपलसरी किया, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान क्या बोलेंगे? ठीक है सर, अगली खबर मैं आपको दे रहा हूं नेशनल हेराल्ड मामले की, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी पर चार्जशीट हुई है। इस कुछ डिटेल आई है इसके सामने, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ईडी ने ये कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो तो 998 करोड़ समथिंग या 78 करोड़ ऐसा कुछ है वो, कि उतने करोड़ की है। लेकिन उसमें कुछ और रकम का भी हवाला है, कि जैसे उसमें 2017-18 में ये बताया गया कि 18 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला नेशनल हेराल्ड को। अब ईडी कह रही है हमने जांच की, चंदा देने वाले फर्जी लोग हैं, फर्जी एंट्रियां हैं वो, तो वो पैसा कहां से आया, किसका पैसा आया। फिर ये बताया गया कि हमें 38.5 करोड़ रुपए का लगभग उसको अग्रिम किराया मिला, रेंट। तो देखा कि भाई तो रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो रेंट एग्रीमेंट भी फर्जी निकला। फिर बताया गया कि साहब यहाँ इस अखबार चलता है चूंकि, तो और वेब एडिशन आता है इसका ज्यादा, तो उस पर उसमें कुछ लोगों ने विज्ञापन दिया था, उससे कमाई हुई है। तो 28 करोड़ से ज्यादा की विज्ञापन से कमाई हुई। उसमें पता लगा कि 15 करोड़ तो कांग्रेस के ही संगठनों ने उसको विज्ञापन दिया था, इंटरनली विज्ञापन 15 करोड़ चला गया था। 13 करोड़ और लोगों ने दिए थे, और उसमें भी ईडी ने कहा कि हमें पूछताछ में पता चला कि ये हम जिन लोगों ने दी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कहने पर विज्ञापन दिए थे। तो वो भी एक किस्म का उसमें भी जो है फर्जीवाड़ा उनको जो है देखने को मिल रहा है इस पर। लेकिन सुखविंदर सुक्खू ये कह रहे हैं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, कि हमारा अखबार है, हम देंगे चंदा, उसी चंदे को जो है आरती जी नेशनल हेराल्ड को। बस सवाल यही है ना कि वहां पे क्या फर्जीवाड़ा क्या हुआ, कांग्रेस भी ये पूछती है, ये निकल के आ रहा है। देखिए, जब तक सारे हमारे पास इनफैक्ट चार्जशीट की डिटेल्स नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये प्रीमेच्योर होगा कि आखिर ये हुआ क्या है, ये इशू है क्या। बट ऊपर से जो समझ आता है कि वहाँ पे एक इशू तो है करप्शन का, इसलिए तभी ईडी ने चार्जशीट निकाला है, तभी पूछताछ हो रही है, और तभी इतने समय से इस केस को लड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल
कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तो घबराई हुई है, जिस तरह से सुक्खू का आप बोल रहे थे, कहीं ना कहीं ये परेशानी है। और साथ ही साथ हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, शायद एक और एस्पेक्ट ये भी है कि बीजेपी भी, सरकार भी कांग्रेस मुक्त भारत जो समझ रही थी कि होगा वो नहीं होने वाला है, कांग्रेस को थ्रेट मान रही है, थ्रेट देख रही है। तो ये सारी राजनीति उसको लेकर चल रही है। अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि वाकई क्या डिटेल्स है चार्जशीट, तो कितना दूर इस मामले को ले जाना चाहती है सरकार। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कहानी कुर्सी के में आज इतना ही। बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आरती जी, समीर जी, विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।